CH31 डायमंड होटल। अब तक रमन रॉकी के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी एक आवाज गूंजी, जिस आवाज में एक अलग ही रोबाब था और उसके एक एक शब्दों में जोर था। मेरे होटल के सामने झगड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस वक्त रॉकी का चेहरा उसके ऑपोजिट था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। अब आगे पीछे से होटल के गेट से गुस्से में बोला, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होटल के सामने तमाशा खड़ा करने की? क्या तुम सबको पता नहीं कि ये मेरा यानी आजाद का होटल है? जब आजाद को पता चला था तभी वह बाहर दौड़ता हुआ आया था। दरअसल ये डायमंड होटल शहर के लिए रिस्पेक्टेड होटल है, जहां बड़े से बड़ा बिजनेसमैन खाने और अपनी मीटिंग रखने यहां आते हैं। तब तक रमन ने आजाद को देखकर पहचाना गया था। उसे पता चल गया था कि आजाद बॉस गिल्ड का एक जाना माना हाथ है, जिससे टकराना यानी अपनी मौत को बुलावा देना। ये सही भी था, आजाद कभी किसी पे रहम नहीं खाता था, उसके सामने कौन है और क्या है इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे ऑर्डर मिलने के उसके हाथ में गन होती थी और सामने उसके दुश्मनों का सर होता था। रमन ये सब सोचकर अंदर तक डर गया। इधर अभी भी आजाद ने रॉकी को नहीं देखा और ना ही रॉकी ने देखना सही समझा था। रमन अभी बचने का उपाय खोजने लगा था, तभी उसके ब्रेन में कुछ क्लिक हुआ और उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। रमन आजाद से रॉकी की शिकायत करते हुए बोला, आजाद भाई माफ करना, लेकिन मैंने कुछ नहीं, सारी गलती इसकी है, इसी ने हमें ऐसा करने के लिए बोला था। रॉकी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगा। इधर नताशा ने भी एक वक्त नहीं गवाया और वह भी रमन के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, जी जी सर, इसी ने हमें बोला था ये सब करने के लिए। फिर आगे रॉकी पे उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ये इसने हमसे बोला कि हमें इस होटल की रेपुटेशन खराब करनी है। जैसे ही ये सब बातें आजाद ने सुनी तो तभी उसका गुस्सा फूट पड़ा। इधर रॉकी भी गुस्से में था और सनाया बस रमन और नताशा कितने नीचे गिर सकते हैं ये सब देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी झूठ बोल सकता है। रमन और नताशा के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान थी, क्योंकि उन दोनों ने आजाद के गुस्से को देख लिया और ये उन्हें भांपने में देर नहीं लगी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें तो बस रॉकी की बर्बादी देखनी थी। पीछे वाले गेट से ही आजाद गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे होटल की रेपुटेशन खराब करनी चाहिए, तुम्हें मैं इसी वक्त जान से मार दूंगा। आजाद इतने गुस्से में आ गया कि एक पल के लिए भूल ही गया था कि शहर में खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं। आजाद गुस्से में अपना कदम बढ़ाने लगा। इधर नताशा और रमन खुश हुए जा रहे थे कि अब रॉक की खैर नहीं, और रमन बार बार रह रहकर अपनी नजर सनाया पे ले जाता, जिससे सनाया बार बार अनकंफर्टेबल हो जा रही थी। आजाद ने गन निकाला और गुस्से में बोलते हुए रॉकी के सामने आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आजाद इतना ही बोला था कि तभी उसके हाथ से उसका गन छूटकर नीचे गिर। इस वक्त दोनों आमने सामने थे और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक पड़े थे। इधर सनाया बस ये सब देखे ही जा रही थी और सामने खड़े रमन और नताशा के तो होश उड़े हुए थे। आजाद हकलाते हुए बोला, आर आर रॉकी बाबा, आप यहाँ। जैसे ही रमन और नताशा ने ये सुना तो मानो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। इधर सनाया भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। उसे ये सब देखकर आश्चर्य होने लगा था। आजाद माफी मांगते हुए बोलने लगा, रॉकी बाबा माफ करना, मुझसे गलती हो गई, मैंने जाने अनजाने में आपको ना जाने क्या क्या बोल दिया। आजाद सच में गिल्ट में था। आजाद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसने खुद को कोसने लगा, अगर बोलने से पहले उसने देख लिया होता तो ये सब होता ही नहीं, और वह भी किसी के बातों में आकर। सामने गेट से खड़ा गार्ड ये सब देख रहा था और जैसे जैसे बातें होने लगी थी वैसे वैसे ही उसके पसीने छूटने लगे। उसे यकीन हो ही नहीं पा रहा था, ये गरीब और फटे हाल में दिखने वाला लड़का हमारे बॉस का भी बॉस है। उसे ये सब सोच सोच के डर लगने लगा था। सबसे पहले तो उसी ने रॉकी और सनाया को टोंट मारा था और वह भी सबके सामने। अब उसका क्या होगा? उसके रुमाल भीग गए थे पसीने को पोंछते हुए। एक ईन पसीना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे अंधेरे धकेल रहा है और वह खुद का बचाव भी नहीं कर सकता था। सबसे ज्यादा शॉक्ड तो सनाया हो गई थी, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गई थी, ये सोचकर कि ये सारी बातों का पता हम बाद में भी लगा सकते हैं। हाँ, मुझे अपनी दोस्त के साथ डिनर करना था तो इसलिए मैं यहाँ चला आया था। रॉकी ये सारी बातें रुक रुक कर और अटक अटक कर बोल रहा था। रॉकी बाबा, आपने हमें बताया होता तो हम अपनी गाड़ी बेच दिए होते। आजाद विनम्र होकर बोला। उसे तो अब चिंता हो रही थी कि कहीं रॉक गुस्सा ना हो जाए। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमने अकेले ही यहाँ आने का प्लान बनाया था, तो किसी के साथ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रॉकी अपनी पूरी बात समझाते हुए बोला। रॉकी नहीं चाहता था कि सनाया को गिल्ट हो, इसलिए उसने खुद ही सब कुछ स्वीकार लिया था, यहाँ तक कि होटल आने का प्लान को भी। आजाद आज पहली बार रॉकी को इतने पॉलिटली बातें करते हुए देख रहा था और उसे इस बात से खुशी हुई कि उसके होने वाले बॉस सीधे सरल और जमीन से जुड़े रहते वाले आदमी है। आजाद चहकते हुए बोला, प्लीज आप मेरे होटल में आइए, आज की स्पेशल डिश आपकी। आजाद ये सारी बातें पॉलिटली होकर बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं बॉस माना ना कर दे थोड़ी देर पहले हुई गलती की वजह से, लेकिन ये क्या, रॉकी आसानी से मान गया और ये देखकर आजाद के जान में जान आई। उसने एक गहरी सांस ली और आह भरते हुए रॉकी और सनाया को रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले जाने लगा। रॉकी को अंदर आता देख गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी सिर नीचे कर लिया था, जिससे वह अपनी बेइज्जती होने से खुद को बचा सके।
इधर रमन और नाताशा को जिस तरह आजाद ने इग्नोर किया था, ये देखकर उन दोनों की गुस्से से मानो जैसे दिल जल रहा हो। गुस्से और खुन्नस की वजह से दोनों अपना पैर पटक कर रह गए थे। सिंघानिया मैंशन में राम सोफे पे बैठे कॉफी पी रहे थे और उनकी नजरें सामने बैठी अर्चना को घूर रही थी। और सामने अर्चना थी कि मुंह फुलाए बैठी थी। राम ने उसे कितना समझाया लेकिन वह थी कि मानने को तैयार नहीं। आखिर में उसने ये सोचकर हार मान लिया कि कुछ भी हो बेटी तो मेरी ही है, जिद्दी तो होगी ही। इधर सुमित्रा जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वह भी इन बाप बेटी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी। अर्चना गुस्से में बोली, डैड आपने मेरा चैनल क्यों चेंज किया? राम अपना कॉफी का कप रखा और अर्चना के पास आ गए। फिर उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को, जब देखो तब गुस्सा नाक पर ही रहता है। फिर आगे बोले, वो मुझसे गलती हो गई ना, मुझे नहीं पता था कि आप फिल्म देख रही थी। इस वक्त दोनों ही मासूम लग रहे थे। उनके चेहरे किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। और सामने किचन से ओट लगाए ये सब सुमित्रा जी देख रही थी। आखिर में अपना माथा झटकते हुए बोली, दोनों बाप बेटे एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। ये सच भी था, अर्चना तो फिल्मी दुनिया की ड्रामा क्वीन थी और राम घर आते ही वो भी बच्चे बन जाते थे। उसके बाद सुमित्रा जी को एक साथ तीन बच्चों को संभालना पड़ता था। CH32 गोल्डन आइसक्रीम। अब तक इस वक्त दोनों ही मासूम लग रहे थे। उनके चेहरे किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। और सामने किचन से ओट लगाए ये सब सुमित्रा जी देख रही थी। आखिर में अपना माथा झटकते हुए बोली, दोनों बाप बेटे एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। ये सच भी था, अर्चना तो फिल्मी दुनिया की ड्रामा क्वीन थी और राम घर आते ही वो भी बच्चे बन जाते थे। उसके बाद सुमित्रा जी को एक साथ तीन बच्चों को संभालना पड़ता था। अब आगे अर्चना मुंह फुलाए बैठी थी और राम की तरफ से अपना मुंह फेरते बोलने लगी, आपने मेरा चैनल चेंज कर दिया। हाई मेरा शाहरुख। राम बोले, हन कौन शाहरुख? अर्चना चिढ़ते हुए बोली, आप फिल्में नहीं देखते क्या डैड? सच था, राम सिंघानिया न्यूज के अलावा और कुछ नहीं देखते थे। राम सिंघानिया हमेशा अपनी कंपनी संभालने में बिजी रहते थे। बस कुछ दिनों से अपने लिए टाइम निकालने लगे हैं। फैमिली के आ जाने के बाद उनके चेहरे अब हमेशा खिले रहते। अर्चना बोली, अब मैं कैसे देखूं अपनी फिल्म? राम बोले, क्या तुम रोज रोज एक ही फिल्म देखकर थक नहीं जाती? अर्चना मुंह बनाते हुए उन्हें एक नजर देखी। फिर राम के पास आए और वह खुद ही उनके बाजू को उठाकर अपने सर पर रख लिया। ये देखकर राम मुस्कुरा दिए दे। अर्चना प्यार से अपने डैड के गले लगे हुए थी और राम उसके सिर को सहलाने में बिजी थे कि इतने में सुमित्रा जी आ गई और दोनों को देखते हुए बोली, हो गया आप दोनों का ड्रामा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर एक साथ बोले, नहीं, और अपनी आंखें विंक कर दी। ये देखकर सुमित्रा जी के मुंह खुल गए। सुमित्रा जी अर्चना के व्यवहार से तो परिचित थी, लेकिन राम भी। ऐसा लग रहा था कि राम अर्चना को सुधारने के बजाय खुद ही उसके बिगाड़ने से बिगड़ते चले जा रहे। सुमित्रा जी गुस्सा करते हुए बोली, आप भी ना, अब उसके साथ मिलकर बच्चे बन जाए। अब सुमित्रा जी की रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी। अर्चना को पता था मॉम जब डांटती है तो डांटते ही चली जाती है, लेकिन राम को कौन बताए कि अब पकड़न दे तो माथन दे, यानी अब तो लगेगी वोट। सुमित्रा जी बोले जा रही थी और राम बच्चे की तरह सुने जा रहे थे। ऐसा लगता कि एक 20 साल की टीचर अपने 50 साल के बिगड़ल बच्चे को सुधारने में लगी है। डायमंड होटल के अंदर आते ही आजाद ने सैफ आवाज लगाए और सबसे पहले उन्हें सुपर टेबल ऑफर किया गया। इस टेबल की कीमत ही इतना थी कि हर कोई इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। थोड़ी ही दूरी पे रमन और नताशा भी एक नॉर्मल टेबल पे बैठे हुए थे। इस वक्त रमन के आंखों में गुस्सा था तो वही नात्सा को जलन हो रही थी। उसने खुद ही सोचा, जब मेरे साथ था तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी और आज शहर के सबसे महंगे होटल के सबसे महंगा टेबल बुक कर लिया है। जलन के मारे उसके चेहरे फिनके पड़ने लगे थे। थोड़ी ही देर में सनाया के सामने एक से एक डीस टेबल पे सजने लगे। वही बगल में खड़े आजाद प्यार से दोनों को देख रहा था। इधर सनाया सोच में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी रॉकी को देखती और उसकी हालत को, तो कभी टेबल पे सजे लजीज खाने को। रॉकी भी समझ गया था कि सनाया अब उससे जवाब मांगेगी, तो उसने मन ही मन जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था। सामने जब नताशा की टेबल लगी तो सामने सजे खाने को देखकर चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये है तुम्हारे होटल का लजीज खाना? वेटर माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, लेकिन आपने नॉर्मल टेबल बुक किया है और इस टेबल की सबसे बेस्ट डिश लेकर आया हूँ। जब से नताशा ने रॉकी के टेबल पे लगे खाने को देखा था, तब से उसके अंदर आग सी लगी हुई थी। नताशा गुस्से में रमन से बोली, मैं नहीं खाने वाली इस टेबल पे, मुझे भी सुपर टेबल पर खाना है। लेकिन हमने ऑर्डर पहले ही कर दिया था और ऑनलाइन बुकिंग तुमने ही किया था। नताशा भूल गई? रमन उसे समझाते हुए बोला। ये सच भी था, नताशा ने ही नॉर्मल टेबल बुक किया। हालांकि नॉर्मल टेबल की कीमत भी कम नहीं थी। डायमंड होटल में बुकिंग मिलना ही सबसे बड़ी बात थी। यहाँ की नॉर्मल टेबल भी बाहर के रेस्टोरेंट से काफी महंगा होता था। लेकिन अब जब रॉकी को सुपर टेबल ऑफर हुआ था तो नताशा भी सुपर टेबल पे बैठना चाहती थी। किसी भी कीमत पे रॉकी से एक कदम पीछे नहीं रहना चाहती थी। इधर रॉकी और समाया बड़े ही प्रेम से खाने का लुत्फ उठा रहे थे। उनके सामने अलग अलग डिश रखी हुई थी। समाया था वो अड़ा थोड़ा करके सब में खा रही थी और उसके चेहरे की खुशी रॉकी को सुकून दे रहा था। कुछ आधे घंटे बाद सबने खाना खत्म किया। तभी उसके सामने एक डिश आ गई। वह गोल्डन आइसक्रीम था जो दुबई में फेमस था।
आजाद खुद अपने हाथों से देते हुए बोला, सर ये हमारे तरफ से आप दोनों के लिए। समाया तो शॉक थी ये देखकर। इधर जब नताशा ने ये देखा तो उसके होश उड़ गए थे। गोल्ड परत से सजी आइसक्रीम जिसकी कीमत करीब 10,000 की होगी। और जब ये सुना था कि ये डीस होटल की तरफ से फ्री है तो उसके तो मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। कोई ऐसे ही 20,000 की आइसक्रीम फ्री में देता है, वो भी मुस्कुराते हुए। रॉकी और समाया को आजाद खुद ही बाहर तक छोड़ने आया और उन्हें आदर के साथ ग्रिट किया। नताशा को हर बार कुछ नया देखने को मिलता और बार बार वो शॉक्ड हो जा रही थी। रॉकी और समाया जैसे ही बाहर आए तो समाया जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर उससे 2 कदम दूर हो गई थी। रॉकी बस समाया को ये सब करते देख रहा था। रॉकी झिझकते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? समाया चित परिचित अंदाज में बोली, कौन हो तुम? रॉकी सोचने लगा कि आखिर उसे क्या जवाब दूं। समाया फिर से बोली, मैंने पूछा कौन हो तुम? रॉकी उसके तरफ एक कदम बढ़ाया कि समाया ने उसे रोक दिया। पहले जवाब दो, कौन हो तुम? रॉकी आराम से बोला, मैं रॉकी। समाया गुस्सा करते हुए बोली, नहीं तुम वो नहीं हो, हजारों का टेबल जो आसनी से मिल गया, 20,000 की आइसक्रीम जो फ्री में हमें सर्व किया गया और होटल का ऑनर तुम्हें खुद ग्रिड करने बाहर तक आया। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ा आदमी हो। फिर आगे तेज आवाज में बोली, सच सच बताओ कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रॉकी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था। पिछली बार भी उससे अपने दोस्तों को खुद की पहचान बता दी थी, तब से उसके दोस्त उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कहीं ऐसा ना हो कि समाया को पता चले और वो भी उसे छोड़कर चली जाए। रॉकी आराम से बोला, तुमने भी तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सनाया छिड़ते हुए बोली, वो बात अलग है और ये बात अलग है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम ही जानना है ना? तो ठीक है सुनो। फिर आगे शब्दों पे जोर देते हुए बोली, समाया गिल है मेरा नाम, अब बताओ कि कौन हो तुम? समाया अब रॉकी पे चढ़ती जा रही थी। दरअसल समाया गुस्सा थी और इसका कारण कहीं ना कहीं ये पैसे ही थे। उसने पैसों से लोगों को खरीदते देखा है। कितनी बार तो कितने बिजनेसमैन उसके घर आ जाते और कंपनी के कुछ % शेयर के बदले में समाया को खरीदने की कोशिश करते, लेकिन उसका भाई कभी ये होने नहीं दिया। समाया के लिए उसका भाई ही सब कुछ था। समाया को जैसे ही लगा कि रॉकी भी पैसे वाला है तो उसे खुद के ऊपर शक होने लगा। कहीं रॉकी भी उसका फायदा ना उड़ाने लगे। रॉकी भी कहीं ना कहीं समाया की झिझक को भांप लिया था। इसलिए वो बोला, एक रात मैंने उसके मालिक की जान बचाई थी। समाया शक करते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम? समाया के हाथ कब से कांप रहे थे। हाँ समाया, एक रात जब मैं काम से लौट रहा था तब किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उस आदमी की जान बचाई। बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं राम सिंघानिया थे। रॉकी जितना हो सका उसके शक को दूर करने की कोशिश की। ये सच भी था। आखिर उस रात रॉकी ने जान तो बचाई थी और वे उसके डैड भी थे और आजाद के सर भी, तो ये लॉजिक तो बनता था। भले ही रॉकी ये ना बता पाए कि राम सिंघानिया उसके डैड हैं, लेकिन वो ये तो बता ही सकता है कि वे आजाद के मालिक हैं। रॉकी इधर समझाने में लगा तो उधर कोई था जो इनकी बातें चुप कर सुन रहा था, और ये सुनकर उनके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई थी। CH-33 कितनी क्यूट है ये। अब तक ये सच भी था। आखिर उस रात रॉकी ने जान तो बचाई थी और वे उसके डैड भी थे और आजाद के सर भी, तो ये लॉजिक तो बनता था। भले ही रॉकी ये ना बता पाए कि राम सिंघानिया उसके डैड हैं, लेकिन वो ये तो बता ही सकता है कि वे आजाद के मालिक हैं। रॉकी इधर समझाने में लगा तो उधर कोई था जो इनकी बातें चुप कर सुन रहा था, और ये सुनकर उनके चेहरे पे डेविल स्माइल आ गई थी। अब आगे रॉकी खुद को साबित करने में कामयाब रहा, लेकिन अब भी वो सनाया के शक के घेरे में था। सनाया उस पे शक करते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैंने तुम पे शक करना अभी भी नहीं छोड़ा है। मेरी दोनों आंखें तुम पे ही हैं। सनाया अपनी 2 उंगलियों को अपने आंखों से रॉकी के आंखों को मिलाकर बताया था। रॉकी उसके इस हरकत पे हंस पड़ा था और मन ही मन सोचने लगा, कितनी क्यूट है ये और इसकी बातें और इसका बच्चों के जैसे रिएक्ट करना। रॉकी बस उसकी खूबसूरती में ही खोया जा रहा था, क्योंकि इस समय सनाया बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रही थी। रॉकी हंसते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ऐसा लगा कि रॉकी ने एक बच्ची से पिन की प्रॉमिस किया है, और उसके ऐसा करने से जैसे सनाया खुश हो गई थी। गंभीर बातें। सनाया कुछ सोचते हुए बोली, रॉकी तुम्हें पता है? रॉकी उसके आंखों में देखते हुए बोला, क्या? दोनों की आंखें मिली तो एक पल सनाया शर्मा गई थी और उसने अपनी आंखें झुका ली थी। सनाया आगे बोली, मेरे घर पर हर बार कोई ना कोई आता और मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश करता। अपनी बिजनेस का हवाला देकर या अपनी अमीरी झाड़कर मुझे मेरे डैड से खरीदने की कोशिश करते थे। रॉकी उसके बातों को ध्यान से सुन रहा था, मानो जैसे उसके दर्द को खुद में समेट रहा हो। रॉकी इतना तो समझ गया कि सनाया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, उसने दर्द तो बहुत झेला है। रॉकी गंभीरता से बोला, तो क्या तुम्हारे डैड मान जाते थे? वो दोनों बातें करते करते पैदल चलने लगे थे। रात का वक्त था तो रास्ता सुनसान था और सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही आती जाती रही थी। जब भी कोई गाड़ी जाती या आती सनाया को ठंड सी महसूस होती और वह ठंड में सिहर कर रह जाती। रॉकी को उस वक्त लगा कि वह अपनी शर्त उतार कर उसे पहना दे, बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। इसलिए नहीं कि सनाया मना कर देती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शर्ट फटे हुए थे और उसे कैसे पहना दे। आज एक बार भी रॉकी की गरीबी ने उसका इम्तिहान ले लिया था और बेसिक गरीबी ने रॉकी को औंधे मुंह नीचे गिरा दिया था। सनाया मुस्कुराते हुए अपना दर्द बताने लगती है, हाँ डैड को मुझसे नहीं, उन्हें अपनी कंपनी से मतलब होता था तो वे मान जाते थे, लेकिन। सनाया बीच में ही रुक गई थी, उसे कुछ याद आने लगा था।
रॉकी उससे सवालिया नजर से देखते हुए बोला, लेकिन। सनाया रॉकी को निहारते हुए बोली, लेकिन मेरे भैया ने ऐसा कभी होने नहीं दिया और उन्हें मेरी वजह से घर छोड़कर भी जाना पड़ा। इस वक्त सनाया के आंखें से आंसू आने लगे थे। रॉकी उसे अपनी मौजूदगी में समेट लेना चाहता था, लेकिन वह कैसे करता, क्या हक था उसका सनाया पर। रॉकी सनाया को ऐसे नहीं देखना चाहता था। उसे उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा ही पसंद था। सनाया को देख के उसे अंदर से जैसे दर्द और टीस सा उठता हुआ महसूस होता है। तो तुम्हारे भाई उसके बाद तुमसे मिलने नहीं आए? रॉकी बात को घुमाने के लिए बोला ताकि सनाया कुछ अच्छा फील कर सके। सनाया मुस्कुरा कर बोली, नहीं तो भाई मुझसे हमेशा मिलने आते हैं, लेकिन घर पर नहीं कहीं और। रॉकी सनाया के कहे हुए शब्दों से संतुष्ट हो गया, जैसे उसे रेगिस्तान में कहीं हरियाली दिखी हो। कम से उसका भाई तो है उसके साथ उसे महफूज रखने के लिए, और अब वो भी था। रॉकी के लिए सनाया किसी कीमती खजाने से कम नहीं थी। लेकिन अगले ही पल रॉकी दिल की धड़कने बने लगी सनाया के बातों को सुनकर। रॉकी, तुम्हें पता है, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी से, उस दिन से मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे उस अमीरजादों से कहीं बेहतर लगते हैं। मुझे अमीरी से सख्त नफरत है। फिर आगे बोली, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना रॉकी? रॉकी उसके बातों से एक पल को खुश हो गया। उसे अंदर से अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर भी हो गया। रॉकी सनाया के आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं है? सनाया उसे उत्तर देते हुए बोली, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अमीर चेहरे के पीछे छुपे हवस को देखा है। इतना सुनते ही पता नहीं रॉकी को हुआ और उसने झट से सनाया को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अगर मैं आगे चलकर अमीर बन जाऊं तो। इस वक्त सनाया रॉकी के गिरफ्त में थी। सनाया के दोनों हाथ रॉकी के सीने पे थी और रॉकी का एक हाथ सनाया के कमर पर। दोनों में कोई विरोध नहीं था। ठंड में लिपटे दोनों को किसी की परवाह नहीं थी। सनाया उसके आंखों में झांकते हुए बोली, तुम अमीर बने तो बदल तो नहीं जाओगे? उसने सवालिया नजरों से रॉकी की आंखों में झांका। रॉकी मुस्कुरा उठा उसके बातों पे और मुस्कुराते हुए उसके नाक को पिंच किया और बोला, तुम्हारे लिए कभी नहीं। सनाया हंस पड़ी। उसके चेहरे खिल उठे। अभी तक सनाया रॉकी के बाहों में थी, लेकिन अब जैसे ही सनाया को याद आया तो वह हड़बड़ाकर उससे अलग हो गई। उसके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे और आंखें झुकने लगी थी। रॉकी उसे देखकर मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, मैं टैक्सी बुलाऊं? सनाया शर्म के मारे नजरें उठा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने निजरे झुकाए ही हमें इशारा कर दिया था। सिंघानिया मैंशन में राम और अर्चना दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और दोनों के चेहरे उड़े हुए थे। उनके सामने प्लेट था और उस प्लेट में करेले की सब्जी। अर्चना राम को देखने लगी जैसे कह रही हो, अब क्या करे डैड। सामने खड़ी सुमित्रा जी उन्हीं को घूर रही थी। राम सिंघानिया भी उसे ही घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो, क्या करे, मुझे नहीं खाना करेले का सब्जी। सुमित्रा जी गुस्सा करते हुए बोली, आप लोगी का ये नैन लड़ाना हो गया तो खाने पे ध्यान दीजिए। दोनों ने एक बार प्लेट को देखा, फिर सुमित्रा जी को देखने लगे। उस वक्त दोनों का चेहरा मासूम सा बन गया था। सुमित्रा जी बोली, मैं नहीं पिघलने वाली, चुपचाप खाए इसे, और तुम अर्चना इसे ही खाना होगा। दिन भर ना जाने क्या क्या खाती रहती हो। अर्चना का मुंह लटक गया ये सब सुन के। राम बोले, अंडरस्को, पर ये सजा मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? सुमित्रा जी उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, रियली आपने कुछ नहीं किया, आप भी बच्चे बन गए हो और इसके साथ मिलकर आप सब भूल जाते हो, इसलिए ये आपकी सजा है। राम सोचने लगे, ये कैसी सजा है भला? अपने बच्चों के साथ खेलना क्या बुरा है? सुमित्रा जी गुस्सा होते हुए बोली, जैसे राम की बातों को भांप लिया हो। ये कहां से आपको बच्ची लगती है? आप 52 के हैं और ये अब 20 की होने वाली है। राम एकदम से बोले, हाँ तो भला कोई अपने बच्चों की उम्र देखता है? जैसे ही सुमित्रा जी ने ये सुना तो उन्हें गुस्से से आंखें दिखाने लगी। सुमित्रा जी को ऐसा देखते ही दोनों जल्दी से खाने लगते हैं करेले का सब्जी। चबाते कम और निगल ज्यादा रहे थे। ये देखकर सुमित्रा जी गुस्सा करते हुए बोली, चबाकर खाए आप दोनों। गिलराज हाउस, सनाया का घर। इस वक्त रॉकी सनाया के घर के सामने खड़ा था। सनाया उसे देखकर मुस्कुराए और बोली, कल तुम क्या कर रहे हो? रॉकी शांत होकर बोला, कल मेरा फुटबॉल मैच और रात में मुझे किसी पार्टी में जाना है। फिर आगे रॉकी कुछ सोचते हुए बोला, तुम आओगी मेरा मैच देखने? इतना बोलने के बाद रॉकी ने अपने कॉलेज की डिटेल्स दे दिया था। सनाया बस उसे प्यार से देख रही थी। दोनों के अंदर एक भवंडर सा चल रहा था। दोनों की धड़कनें तेज चल रही थी। दोनों में से कोई जाना नहीं चाहता था। सनाया जल्दी से आगे आए और इसको गले से लगा लेती है। रॉकी एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। उसके बाद सनाया दौड़ती हुई घर के अंदर जाते हुए बोली, मैं नहीं आऊंगी। रॉकी हंसते हुए मन ही मन बोला, तुम आओगी सनाया, मुझे यकीन है। इतना बोल वह रास्ते से हॉस्टल के रास्ते पैदल ही चल दिया था। इस वक्त उसके आंखों में सुकून था। CH34 गंदे इरादे। अब तक सनाया बस उसे प्यार से देख रही थी। दोनों के अंदर एक भवंडर सा चल रहा था। दोनों की धड़कनें तेज चल रही थी। दोनों में से कोई जाना नहीं चाहता था। सनाया जल्दी से आगे आए और इसको गले से लगा लेती है। रॉकी एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। उसके बाद सनाया दौड़ती हुई घर के अंदर जाते हुए बोली, मैं नहीं आऊंगी। रॉकी हंसते हुए मन ही मन बोला, तुम आओगी सनाया, मुझे यकीन है। इतना बोल वह रास्ते से हॉस्टल के रास्ते पैदल ही चल दिया था। इस वक्त उसके आंखों में सुकून था। अब आगे सुबह सवेरे। सुबह का वक्त था, 8 बजने ही वाले थे। आज फुटबॉल मैच होने वाला था टाइगर टीम vs लॉयन टीम में। रॉकी देर रात में हॉस्टल लौटा था तो इसलिए वह अभी तक सो रहा था। दुनिया से बेखबर उसके सपने में सनाया थी।
रॉकी सोए हुए अपने ही ख्यालों में था और उसके सामने खड़े थे उसके 3 यार रोहित, राहुल और प्रीतम जो उसे उठाने आए थे। लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे को देखा तो सब देखते ही रह गए। रॉकी सपने में ही मुस्कुरा रहा था। रॉकी पिलो को कस के हक करता तो कभी उसे छोड़ता। ये सब देख के राहुल ड्रामेटिक अंदाज में नाटक करते हुए बोला, दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो रोहित भी शामिल हो चला, हाँ अभिजीत, इससे दौरे पड़ रहे हैं और हमें पत्ता लगाना होगा। उन दोनों के सर पे मारते हुए प्रीतम बोला, ऐसे कैसे? पहले पहले मुझसे तो पूछ लेते। आई एम प्रधुमन, ईसीपी प्रधुमन। फिर आगे नाटक करते हुए बोला, दया कुछ तो गड़बड़ है। रोहित मन में ही बोला, बस इसी की कमी थी, चले आए हम पे हुक्म चलाने, गधा। जिस तरह रोहित ने अपनी तीस निकाली थी प्रीतम पर, उसे लय में आगे बोला, मैं ईसीपी प्रधुमन इसी वक्त तुम दोनों को ऑर्डर देता हूँ, क्राइम सस्पेक्ट को जगाया जाए। इतना बोलकर वही बेड पे बैठ गया। रोहित गुस्सा होते हुए बोला, कुत्ता, कमीना, गधे, साले, ईसीपी प्रधुमन का ड्यूप्लिकेट, तू क्यों नहीं जागा था? प्रीतम बगल से तकिया उठाया और एक तकिया दे मारा और बोला, गधे, भैंस, मोटा शांत वाला, दया तू हमेशा दरवाजा तोड़ेगा, आज इसे जगाना है। दोनों आपस में लड़ने लगे। इधर अभिजीत यानी राहुल अपना माथा पीटते हुए बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता, और फिर तकिया उठाया और वो भी शामिल हो गया। थोड़ी देर पहले जो बोला था उसे खुद पे हंसी आने लगी थी। जब रॉकी के कान में आवाज आने लगी तो वो तकिए से जोर से अपने कान ढकने लगा था। तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई और चिल्लाते हुए रॉकी उठा, आ है। आप रे, मार डाला कमीनों ने। रॉकी अपने पीठ सहलाने लगा था। तीनों लड़ते लड़ते रॉकी के ऊपर ही गिर गए थे। तीनों एक साथ बोले, सॉरी। रॉकी गुस्सा करते हुए बोला, क्या सॉरी? ये कोई जगाने का तरीका है भला? ऐसा लग रहा है कि पीठ चौड़ी हो गई मेरी। सेच इतना बोला ही था कि तभी उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से तौलिया लेकर नहाने भागा। उसे भागते देख प्रीतम बोला, कहाँ जा रहा है? उसे चिंता होने रॉकी की। रॉकी चिल्लाते हुए भागते जा रहा था, अगर 100 चक्कर नहीं लगाना है तो भागो। इतना बोला ही था कि तभी पिछले दिन ट्रेनर की बातें याद आ गई। फिर क्या था? तीनों अपनी अपनी तौलिया लेकर नहाने के भागे। वो कहते हैं ना, बिल्ली की लड़ाई में बंदर मक्खन मार ले गया, वैसे ही हुआ आज इनके साथ। सीबीआई ब्यूरो। दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से एक थे चीफ और दूसरा हमारा अभिजीत राज। वार्तालाप, सर इस फाइल से मैं ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला है। टेल मी, चीफ सवालिया नजरों से देखने लगे थे। यही कि आईटी कॉलेज से बॉस का कोई ना कोई रिलेशन है। वॉट, तुम कहना क्या चाहते हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन हमारी खोज का स्टार्टिंग पॉइंट आईटी कॉलेज ही है। फिर आगे सोचते हुए बोला, क्योंकि सर, बॉस कौन, अंडरवर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है उसका, और नया बॉस कौन बनेगा, कुछ भी पता नहीं है। हम सिर्फ अंदाजे के सबूत से कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसके बातों को समझते हुए चीफ बोले, ऑक, तो तुम करना क्या चाहते हो? इतना सुनने के बाद अभिजीत मुस्कुरा और फिर बोला, सर शेर के घर में घुस के धारेंगे। चीफ को जब अभिजीत की बात समझ में आई तो वे खुश होते हुए बोले, शाबाश। ये हुई ना मर्दों वाली बात, लेकिन एक बात याद रखना, शेर सोता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, रिस्क है, और मैं अब दोबारा किसी अपने मेंबर को नहीं खो सकता हूँ, इसलिए बी केयरफुल, ओपन योर आइज एंड लुक एवरीथिंग। इतना बोलकर चीफ चले गए थे और अभिजीत अपने ख्यालों में डूबा रहा। कॉलेज प्लेग्राउंड। दो टीम बच चुकी थी, लायंस टीम और टाइगर टीम। लायंस टीम के लिए रमन को चुना गया था तो दूसरी तरफ टाइगर टीम के लिए रॉकी को। ग्राउंड में सब हाजिर थे सिर्फ एक को छोड़ के, और वह था रमन त्यागी। ग्राउंड से थोड़ी दूर रमन खड़ा किसी से बात कर रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था और उस मोबाइल में एक लड़क की तस्वीर। रमन फोन सामने करते हुए बोला, इस लड़की की सारी डिटेल मुझे चाहिए, जितनी जल्दी हो सके करो, इसमें मैं थोड़ा भी देर नहीं करना चाहता हूँ। सामने वाला आदमी बोला, लेकिन बॉस ये लड़की कौन है? रमन हंसते हुए बोला, ये जो भी है, इसने अच्छा नहीं किया है मुझे इग्नोर करके। फिर आगे घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, ओ बेबी, तुझे वो फतीचे पसंद है ना? बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पे होगी और मैं तुम्हें नोच डालूंगा, इतना कि तुम्हारी खूबसूरती पे सिर्फ मेरा दाग दिखाई देगा। रमन के घिनौने चेहरे को देखकर एक पल तो सामने वाले भी हिचक गए थे। दुनिया से बेखबर सनाया खुद को आज संवारने में लगी थी। आज उसे किसी को सरप्राइज देना था। वो जितना संवरती उतना ही शर्मती। ये आज पहली बार था जब सनाया किसी के लिए खुद को संवारने में लगी थी। आज उसकी खूबसूरती किसी को सुकून देगी तो किसी को गुस्सा। जब जब उसे रॉकी का ख्याल आता तब तब उसके गाल शर्म से लाल हो जाते। कॉलेज ग्राउंड। रॉकी के साथ उसकी टीम खड़ी थी। तभी रमन आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन किसके साथ ये बता पाना मुश्किल थी। उसे इग्नोर करके रॉकी सामने देखने लगा। रमन मन ही मन बोला, एटीट्यूड। हाँ, मुझे इग्नोर किया, तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है, उसके लिए तू खून के आंसू रोएगा। रमन कुटिल मुस्कान के साथ बोला था। इधर रॉकी रमन के मंसूबों से अनजान मैच में फोकस था। शायद रमन को पता भी नहीं था कि वह रॉकी के तिनके के बराबर भी नहीं था। अगर रॉकी फूंक दे तो उसकी पूरी फैमिली समेटते रह जाएगी, लेकिन कोई उसे समेट नहीं पाएगा। CH35 भाभी बोलकर गलत किया क्या? अब तक इधर रॉकी रमन के मंसूबों से अनजान मैच में फोकस था। शायद रमन को पता भी नहीं था कि वह रॉकी के तिनके के बराबर भी नहीं था। अगर रॉकी फूंक दे तो उसकी पूरी फैमिली समेटते रह जाएगी, लेकिन कोई उसे समेट नहीं पाएगा।
अब आगे कुछ ही देर में ट्रेनर ने 2 गोल सेट किए और उनकी पूरी जांच परख कर लेने के बाद मैच स्टार्ट करने को बोला। इस वक्त रेफरी का भार ट्रेनर ने खुद संभाल लिया। कुछ ही मिनटों में मैच स्टार्ट होने वाला था और इधर 2 लोगों की निगाहें गेट पे लगी हुई थी। रॉकी जिसे किसी के आने का इंतजार था तो रमन किसी के कुछ खबर लाने का इंतजार था। मैच जैसे ही स्टार्ट होने वाला था कि तभी सनाया अपनी सहेलियों के साथ अंदर आती है। उस वक्त सिर्फ सनाया ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। चलकर आए और ग्राउंड के ही टेबल पे जाकर बैठ गई। जब रॉकी ने सनाया को देखा तो मुस्कुरा दिया। सनाया ने भी अपनी पलकें झपका कर उसे अपने होने एहसास करा देती है। इधर सब गॉसिप हो रही थी सनाया को लेकर। गॉसिप? कौन है? कितनी सुंदर है, अगर यह हमारे कॉलेज में होती तो मिस ब्यूटी का किताब यही जीत ले जाती। तो कोई लड़का बोला, अरे तुम सब खिताब की पढ़ी है, मुझे तो वही चाहिए, काश ये मेरी हो जाए। तो कोई और बोलता, लेकिन यहाँ किसके लिए है? तो कोई लड़की जलन में मारे मुंह फेरते हुए बोली, अरे यार, और किसके लिए आएगी? एक ही हो तो हमारे कॉलेज का हैंडसम मिस्टर रमन। सबने उसकी बातों पे गौर किया तो उन्हें भी यही लगा। बेशक रमन पैसे वाला है और गुड लुकिंग भी, लेकिन क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि सनाया रमन के लिए नहीं बल्कि रॉकी के लिए आई है। सबका चेहरा देखने लायक होगा, सबकी हवाएं उड़ जाएंगी और सबके मुंह से एक बात निकलेगी, ये नहीं हो सकता है। उधर रमन ने भी सनाया को आता देख लिया था और उसने मन ही मन कहा था, ओहो मिस ब्यूटी, अच्छा हुआ मेरे आदमियों के आने से पहले तुम खुद ही आ गई। अब तो बस मैच खत्म होने का वेट कर लो, उसके बाद तो मैं। इतना बोला उसके बाद शैतानी हंसी हंसने लगा था। मैच स्टार्ट हो गया और रेफरी ने सिटी बजाई तो दोनों टीम आपस में लड़ने लगी। लायंस टीम ने फुर्ती दिखाते हुए 2 गोल सबसे पहले दागे। चूंकि लायंस टीम का कैप्टन रमन था तो उसने रॉकी को देखा और बोला, क्यों, क्या हुआ, थक गए? अभी तो 2 ही गोल किए हैं हमने। रॉकी और प्रीतम साथ ही खड़े थे। रॉकी और प्रीतम उसे देखकर हंसने लगे। उन दोनों की हंसी को देखकर रमन जल भून सा गया। तभी रमन के पास एक लड़का आया जो उसी के टीम का था। वह बोला, यार ये दोनों हमारे कॉलेज के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, हो सकता है ये जानबूझकर हरे हो ताकि हाइप क्रिएट कर सकें। जब रमन ने उस लड़के की बात सुनी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैच फिर से स्टार्ट हुआ ही था कि तभी रॉकी कराहते हुए नीचे गिरा। उसे दर्द में देख सनाया की धड़कने रुक गई। उसे तो बस उसके पास जाना था, लेकिन उससे कैसे भी करके खुद को रोक रखा था। इधर दौड़ता हुआ प्रीतम और राहुल आ गए थे। दोनों ने मिलकर उसे उठने में हेल्प करने लगे। प्रीतम गुस्से में सामने देखते हुए बोलने लगा, ये तूने अच्छा नहीं किया रमन, मैच फाउल करके नहीं जीती जाती, इसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी। रमन उन्हें इग्नोर करते हुए बोला, चल जा बे, तेरे जैसे कितनों को देखा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ये रमन था जिसने जानबूझकर रॉकी को धक्का दे दिया था। बात ये थी कि जब से रमन ने सनाया को स्टेडियम में देखा था तब से उसे गुस्से आने लगा था, इसलिए नहीं कि सनाया आई है बल्कि इसलिए कि सनाया आई है और सबको लग रहा है कि वह उसके लिए आई है। लेकिन सच्चाई तो रमन जानता था, इसलिए उसे रॉकी पे गुस्सा आने लगा था। इस बार रॉकी ने अपनी कमान तानी और पूरे जिसके साथ मैच खेलने लगा। मैच आधे घंटे तक चला जिसमें दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। रेफर बने ट्रेनर सिटी बजाकर मैच रोक देते हैं और बोलने लगे, टाइम अप। अब कल तक हम दोनों टीमों में से 11 प्लेयर को चुनेंगे और इसका रिजल्ट भी कल ही डिक्लेयर किया जाएगा। अब आप सब रेस्ट कर सकते हैं। रेफरी इतना बोलकर चले गए। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स भी जाने लगे, लेकिन ग्राउंड में कुछ लड़कियां आ गई थी रमन से मिलने और रमन उन्हें ऑटोग्राफ देने में बिजी हो गया। इधर जब रॉकी के साथ उसके तीनों यार बैठे तो प्रीतम से रहा नहीं गया और वह रॉकी से बोला, यार वो लड़की कौन है? इतनी खूबसूरत तो मैंने कभी नहीं देखी। फिर स्टेडियम की ओर दिखाने लगा जहां सनाया अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। रॉकी क्या बोलता, उसे तो पता था कि वो सनाया है। उसने बस इतना ही कहा, हाँ खूबसूरत। इतना बोल वह सनाया को देखने लगा। सनाया ने भी एक नजर उसे देखा, फिर मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली। ये सब प्रीतम, राहुल और रोहित नोटिस कर रहे थे। जब उन्हें कुछ शक हुआ तो तीनों इसको गर्दन से पकड़कर मारने लगे। प्रीतम उसे मारते हुए बोला, साले तूने पहले क्यों नहीं बताया? ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? रॉकी उन तीनों से बचते हुए बोला, सॉरी यार, लेकिन कैसे बताता, मैंने सोचा तुम सब से मिलवा ही देता हूँ। इतना बोलकर उससे सनाया को आने का इशारा किया। सनाया हंसते हुए आए और उन सब के सामने खड़ी हो गई। तीनों मुंह खोलकर उसी को देख रहे थे। जब तीनों को घूरता पाया तो सनाया की दोस्तों से रहा नहीं गया। सालू जो कि सनाया की दोस्त है वो गुस्सा करते हुए बोली, हे तुम सब क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा है? प्रीतम झट से बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को तो नहीं। सालू बोली, हाँ हाँ हाँ, बाहर में जाओ तुम सब, सालू ने चिढ़ते हुए बोली और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। रॉकी अपने दोस्तों का परिचय देते हुए बोला, ये मेरे दोस्त हैं राहुल, प्रीतम और रोहित। तभी तीनों ने एक साथ हाथ आगे करते हुए तीनों एक बोल पड़े जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। सनाया तो शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली थी। तीनों बोले थे, भाभी मैं रोहित, भाभी मैं राहुल, भाभी मैं प्रीतम। रॉकी इधर उधर देखने लगा कि कहीं सनाया से उसकी नजरें मिल ना जाए। वह मन ही मन तीनों को कोसते हुए सोचने लगा, ये क्या बोल दिया गधों तुम सबने। इधर जब तीनों को समझ आया कि उन्होंने क्या किया है तो उन्हें खुद के ऊपर शर्म आने लगी। लेकिन सनाया ने भी कोई विरोध नहीं किया और सब एक एक कर हाथ मिलाया। वही दूसरी ओर खड़ा रमन ये सब देख रहा था और ये सब देखकर उसके अंदर आग सी जल रही थी।
वह गुस्से में बोला, हंस को मिस ब्यूटी, बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पे होगी और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि उसके बाद तुम कभी भी किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। रमन ये सब सोच ही रहा था कि तभी नताशा अपनी दोस्त लिली के साथ आ गई। जब रमन ने उन दोनों के देखा तो गुस्से में बोला, कहाँ मर गई थी तुम सब? नताशा उसके गले लगते हुए बोली, कॉम डाउन बेबी। इतना बोलकर उससे उसके गाल पे एक किस चिपका दिया। सिंघानिया मैंशन में राम सोफे पे बैठे थे और उनके हाथ में एक फाइल थी। सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि आजाद का आदमी था, जो राम के लिए काम काम करता था। ऐसा कह सकते हैं कि यह एक खुफिया एजेंट था जो आजाद के लिए रखा गया था। राम किसी पे भरोसा नहीं करते। उनके बिजनेस का एक ही रुख था, बिजनेस में भरोसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। राम उसे देखते हुए बोले, पूरी बात बताओ। तभी वह आदमी बोला, बॉस कल रात रॉकी बाबा किसी लड़की के साथ आए थे और उस लड़की की पूरी डिटेल्स उस फाइल में है। इतना बोल वह शांत हो गया। तो यही था वो शख्स जो कल रात छुपकर रॉकी और सनाया की बातें सुन रहा था। राम कुछ सोचते हुए बोले, उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है? तभी वह आदमी उत्तर देते हुए बोला, बॉस ये लड़की गिल इन टेक्सटाइल के सीईओ की बेटी है और इसका एक भाई है जो कुछ महीनों पहले पिता के झगड़े की वजह से घर छोड़ चुका है। राम शांत होकर बोले, और वो क्यों? वह आदमी बोला, क्योंकि इसके डैड एक नंबर के कमीने हैं, कुछ % शेयर के लिए अपनी बेटी को भी बेच देना चाहते थे और उस वक्त इस लड़की की उम्र भी बहुत कम थी। इसकी सारी बातों को सुनने और समझने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया कि ये लड़की गलत तो नहीं है, लेकिन अब उन्हें पता करना था कि क्या सच में ये लड़की रॉकी से प्यार करती भी है या नहीं। क्योंकि 20 साल पहले जो गलती इन्होंने किया था, अब वो नहीं चाहते थे कि रॉकी भी यही गलती करे। CH36 दूर रहो मुझसे। अब तक इसकी सारी बातों को सुनने और समझने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया कि ये लड़की गलत तो नहीं है, लेकिन अब उन्हें पता करना था कि क्या सच में ये लड़की रॉकी से प्यार करती भी है या नहीं। क्योंकि 20 साल पहले जो गलती इन्होंने किया था, अब वो नहीं चाहते थे कि रॉकी भी यही गलती करे। अब आगे कुछ घंटे बाद रॉकी और सनाया एक साथ कैंपस में बैठकर बातें कर रहे थे। इधर राहुल, प्रीतम और रोहित ने भी समय के नजाकत को देखते वहां से जाना ही सही समझा था, तो इसलिए वे लोग हॉस्टल के लिए निकल गए थे। सनाया की दोस्तों ने भी कॉलेज घूमने का बहाना बनाया और कॉलेज भ्रमण करने निकल गई थी। अब सनाया और रॉकी अकेले थे। रॉकी वही के चेयर पे बैठ गया। सनाया भी उसके बगल वाले चेयर पे बैठ गई। सनाया बातें करने से झिझक रही थी, इसलिए बार बार वो अपनी बालों के लटों को अपने कान के पीछे करने में लगी थी। रॉकी उसे ऐसा करते हुए देख रहा था, तो रॉकी से रहा नहीं गया और उसने अपने हाथों से सनाया के बालों को पीछे करते हुए शांत स्वर में बोला, इन्हें खुला मत छोड़ो वरना मैं रह नहीं पाऊंगा। सनाया उससे नजरें चुराते हुए बोली, ये हक सिर्फ मैंने तुम्हें ही दिया। सनाया के प्यारे प्यारे शब्द रॉकी के दिल को सुकून दे रहे थे। इन दोनों के बीच में ये बातें और इन बातों में खामोशी दोनों के लिए नया था। इस वक्त रॉकी को सनाया की आंखें नशे से कम नहीं लग रही थी। वह आगे कुछ कहता या कुछ करता, तभी उसके कानों में आवाज आई, क्यों रोमियो और जूलियट, बड़ा प्यार आ रहा है दोनों को, जरा मुझे भी शामिल कर अपने साथ। ये रमन था जो घिन भरी नजरों से देख रहा था। नताशा और लिली उसके साथ ही थी। रॉकी उन्हें देखते ही खड़ा हो गया था। वह कुछ बोलता तभी नताशा उसके पास आए और उसके सीने पे उंगली फिराते हुए बोली, ये चीटिंग है बेबी, मुझे छोड़कर तुम किसी और के साथ ये सब कर रहे हो। नताशा के आंखों में चालाकी रॉकी साफ साफ देख पा रहा था। तभी नताशा फिर बोली, क्या उस रात मुझसे कोई गलती हो गई? सनाया को नताशा की बातें जहर की तरह लग रही थी। रॉकी नताशा को दूर धकेलते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। और किस रात की बात कर रही हो तुम? क्या उस रात की जब तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, या उस रात की जब तुम मेरे पास ना होकर किसी और के बिस्तर पे थी? रॉकी गुस्से में अपनी पूरी भड़ास निकाल दिया नताशा पर। रॉकी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। इधर नताशा भी गुस्से में आग बबूला हो गई। रॉकी सनाया की हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा, तभी कुछ शब्दों ने उसके पैर रोक दिए और वे शब्द रमन के थे जो किसी जहर से कम नहीं था। अरे जा रहा है तो उसे तो देता जा, मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए कोई तो चाहिए। फिर आगे सनाया घिनौनी नजर से देखते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती मेरे जैसों के लिए बनी है, ना कि उस गरीब फटीचे के लिए। मेरे साथ आ जाओ, पूरा सुख दूंगा, बस इतना सुनना था। सनाया ने जोर से रॉकी का हाथ पकड़ लिया। या तो वो खुद को नॉर्मल कर रही थी या फिर रॉकी को रोक रही थी, लेकिन रॉकी कैसे इतने गंदे शब्दों को सुन सकता था? और कोई सुन भी ले तो कैसे कोई रिएक्शन ना दे? रॉकी बिना मुड़े ही बोला, याद रख रमन, ये मेरा सब्र है कि तू अभी तक जिंदा है, वरना तेरी औकात मेरी इस फटी हुई शर्ट को खरीदने की भी नहीं है। रॉकी इतना बोला ही था कि तभी रमन गुस्से में बोला, तो क्यों लगाता है शर्ट? कौन कितना अमीर, जिसके पास ज्यादा पैसा, ये लड़की भी उसकी। रमन अभी भी सनाया पे नजरें गड़ाए हुए था। क्या रमन मजाक कर रहा है कि कौन अमीर है? ये भला पूछने की बात है? रॉकी मुस्कुराने लगा उसके बात पर। रॉकी को रमन की बातें बचकानी लग रही थी। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कल रात वाली बातें याद आने लगी, जो सनाया ने उससे किया था, और रॉकी ने भी उससे कहा था कि तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलूंगा। रॉकी उसे पॉइंट करते हुए बोला, रमन, सनाया तेरी तरह बिकाऊ नहीं है कि मैं इसे अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलूं। फिर आगे सनाया की आंखों में आंखें डालकर बोला था कि सनाया सिर्फ मेरी है और इसका प्यार भी मेरा है, जो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। रमन ढिठाई से बोला, पैसे से सब बिकते हैं। तभी रॉकी गुस्से में बोला, मैं नहीं चाहता कि तू अपना कुछ भी खोए, तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, तुझे अपनी जिंदगी जीने का।
रमन हंसते हुए बोला, ना ही मुझे तेरे फटे हुए शर्ट में इंटरेस्ट है और ना ही इस लड़की की, मुझे तो बस इसके साथ एक रात गुजारनी है, जब से देखा है दिलो दिमाग में बैठी हुई है। इतना बोलकर वह रॉकी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बोल इसके लिए कितनी कीमत चाहिए तुझे, 1 करोड़ या 2 करोड़। जिस तरह से रमन ने रॉकी को पैसे के लिए अप्रोच किया, रॉकी तो बस अपना गुस्सा पी कर रह गया। सनाया सिमटी हुई रॉकी के पीछे खड़ी थी। अब उसे डर लगने लगा था। उसके सामने आज फिर से कोई उसे खरीदने के लिए पैसे ऑफर किए थे। ऐसा कई बार हो चुका था। CH37 लेकिन अब बहुत हुआ। अब तक सनाया सिमटी हुई रॉकी के पीछे खड़ी थी। अब उसे डर लगने लगा था। उसके सामने आज फिर से कोई उसे खरीदने के लिए पैसे ऑफर किए थे। ऐसा कई बार हो चुका था। अब आगे सनाया ने डरकर जोर से रॉकी के हाथों को दबा दिया था। रॉकी सनाया को देखते हुए आराम से बोला, शांत हो जाओ सनाया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे लिए लड़ना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। रॉकी ने सनाया के गालों को सहलाते हुए बोला था ताकि उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो, लेकिन सनाया अब पैनिक मूड में आने लगी थी। सनाया के साथ जब भी कुछ अजीब होता था तब वह पैनिक करने लगती था। डर की वजह से ठंड में भी उसे पसीने आने लगते थे। जब रॉकी ने ये देखा तो उसे भी डर लगने लगा। उसने सनाया को अपने बाहों में भरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, शांत हो जाओ और लंबी लंबी सांसें छोड़ो, रॉकी ने उसे समझाते हुए बोला था। सनाया ने भी वैसा ही किया। इधर रमन को ये सब देखकर गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में बोला, ठीक है तो अब ऑफर क्लोज्ड। इतना बोल वह शांत हो गया और एक मक्कारी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ा और सनाया को पकड़ने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी रॉकी ने उसका हाथों को पकड़ा और उसे जोर से झटक दिया। रमन खुद को संभाल नहीं पाया और 2 कदम पीछे तक हो गया। रॉकी ने उस पे अपना पूरा जोर आजमाया भी नहीं था क्योंकि उसने एक हाथ से सनाया को खुद में समेटे हुए था ताकि सनाया ज्यादा पैनिक ना कर सके। रॉकी ने एक रात पहले भी सनाया को पैनिक करते देखा था लेकिन उस वक्त उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज ये सब देखकर उसे यकीन हो गया कि सनाया का कल रात पैनिक करना और आज भी उसका पैनिक करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इधर रमन ने भी खुद को संभालते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मुझे रमन त्यागी को धक्का दिया और वो भी इस लड़की के लिए, तुझे पता नहीं किससे पंगा ले लिया है बेटा, इसकी भरपाई तेरे उस अपने हाथ को तोड़कर चुकाना होगा जिससे तूने उस लड़की को पकड़ा है। इसके बाद रमन रुका और उसके साथ में ही उसके आदमी खड़े थे जिनके हाथों में बैट था। उनसे गुस्से में बैट छीना और रॉकी को चैलेंज करते हुए बोला, अब देखता हूँ तुझमें कितना दम है। इतना बोलने के बाद रमन उसे मरता उससे पहले ही रॉकी ने सनाया को खुद से अलग कर दिया ताकि उसे चोट ना लग जाए। लेकिन खुद का क्या, वह बचता कि उससे पहले ही रमन का बैट रॉकी के सर पे जा लगा। रमन ने बैट इतने जोर से चलाया था कि रॉकी की चीख निकल गई और वह एक ही वार में नीचे गिर गया। रमन वही रॉकी के बगल में बैठ गया और उसके चोट लगे घाव पे बैट को मसलने लगा, जिससे रॉकी को और ज्यादा दर्द होने लगा और उसकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगी। आज फिर से रॉकी अकेला हो गया था। दर्द से उसकी आंखें बंद होने लगी। इधर सनाया भी खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाए और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। जब रमन ने सनाया को रोता हुआ देखा तो वह खड़ा हो गया और घिनौनी हंसी हंसते हुए सनाया की तरफ बढ़ने लगा। तुम इसके लिए रो रही हो जो एक ही वार में ढेर हो गया? अरे इससे अच्छा तो मैं हूं, तुम्हें पूरी रात मजा दूंगा। जैसे जैसे रॉकी आगे बढ़ रहा था सनाया भी उससे पीछे होती जा रही थी। मेरे पास मत आना वरना मैं सनाया डरते हुए बोली थी। तभी रमन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं क्या? इतना बोला और सनाया की तरफ लपका। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे धमकी भरे लहजों में बोला, वो मैं बताता हूँ। ये रॉकी था जो दर्द में भी सनाया के लिए उठ खड़ा हुआ था। उसे वो बातें याद आने लगी थी जो उसने सनाया से कल रात किए थे और उसने कहा था, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा खुद से भी ज्यादा। और सनाया ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाँ कहा था। साले अभी भी तेरे पैरों में जान है, मानना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद रमन ने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे चांद की सैर कराओ ताकि मैं उद्धरण चिन्ह। रॉकी उसे घुमाया और एक जोर का पंच उसके फेस पे दे मारा। मुक्का इतना जोर का था कि उसके होठों से खून आने लगा था। रमन होठों से आ रहे खून को पोंछते हुए बोलने लगा, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मारेगा? इसके बाद रमन ने उसी बैट को उठाया और रॉकी को लगातार मारने लगा। रॉकी फिर से दर्द से कराहने लगा और वही ढेर हो गया, लेकिन अभी भी उसके पैरों में जान थी। रॉकी ने जोर से उसके बैट को पकड़ा और उस पे गुस्से कराहते हुए बोला था। जिस तरह से रॉकी उसे बोला था उसके शब्दों में थोड़ा थोड़ा दर्द भी था, फिर भी उसके शब्दों में एक भारीपन और रौब था। मैंने तुझे एक मौका दिया था और मैं सिर्फ सनाया के लिए चुप था, लेकिन अब बहुत हुआ। इतना बोलने के बाद रॉकी ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज किया जिस मैसेज में सिर्फ 4 वर्ड लिखा हुआ था, बॉस। सनाया एक तक रॉकी को ही देखे जा रही थी जो कुछ वक्त पहले दर्द में था, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे किसी ने ताकत की कोई गोली खिला दी हो और उसके हाथों में जान आ गई हो। रॉकी को अब दर्द ज्यादा होने लगा था, लेकिन वह खुद को रमन के आग कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था और तब तक जब तक कि उसके मैसेज करने का काम ना निकल जाए। वही कुछ दूरी पे अपने हाथों में गन लिए कोई खड़ा था। गन पे गुस्से में उसकी उंगलियां कसती जा रही थी। वह उसी वक्त आ जाता जब रॉकी को रमन पीट रहा था, लेकिन उसने रॉकी के मुंह से जो सुना था उन शब्दों ने उसे रोक रखा था। उसे सबसे ज्यादा फिक्र सनाया की थी। जब जब रमन उसकी तरफ बढ़ता तब तब उसकी उंगलियां गुस्से में गन पे कस जाती। उसने खुद को कैसे रोक रखा था वह तो उसकी आंखें ही बता रही थी, जिसमें सिर्फ खून ही दिखाई दे रहा था, वो भी रमन का खून।
CH38 अभिजीत का शक, लेकिन किस पे? अब आगे। रॉकी को उस वक्त ऐसा लगा कि शायद अब सनाया उससे दूर हो जाएगी, क्योंकि जो अब रॉकी करने वाला था उसकी कल्पना करना भी कठिन था। रमन के घिनौनी मुस्कान के आगे रॉकी हारना नहीं चाहता था। अगर तूने पहले ही इस लड़की को मुझे दे दिया होता तो अभी तू सही सलामत होता, रमन बोला और हंसते हुए पूरी ताकत से उसने अपनी बैट रॉकी से छीन ली। रॉकी को अब उस पे दया आने लगा था, क्योंकि अब जो होगा या कहे होने वाला है उससे रमन तो क्या, रमन का खानदान भी खुद को बचा नहीं पाएगा। तुझे एक बार खुद को देख लेना चाहिए। रमन एक ही मुक्का मारा था और अभी भी वहां से खून आ रहा है, इसलिए यह मेरा आखिरी बार होगा कि मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। रॉकी हंसते हुए एक एक शब्दों पे जोर देते हुए बोला और फिर बगल की कुर्सी पे किसी राजा की तरह बैठ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने सनाया को अपने पास बुलाया और उसे एक ही झटके में अपनी गोद में बैठा लिया। रॉकी के ऐसे अचानक चेंज बिहेवियर से सनाया एक पल तो झिझकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। रॉकी सनाया चेहरे पे आ रही बालों के लटों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, कॉम डाउन, डरने की जरूरत नहीं है सनाया, अब बस तुम देखती जाओ। सनाया उसके गोद में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। भला कौन लड़की कुछ लोगों के सामने किसी के गोद बैठ जाए। इधर रमन की तो गुस्से में नसें तनती जा रही थी। अगर नसों में ताकत ना होता तो खून रिश्ते हुए बाहर ही आ जाने थे। सनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी था कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। शर्म से सनाया के गाल लाल हो रहे थे। रॉकी उसके कान में मदहोशी भरे आवाज में धीरे से बोला, ये तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे हैं? इतना सुनना था कि सनाया उसे घूर कर देखने लगी। सनाया उसे घूरते जा रही थी और साथ ही उसे अब चिड़न भी हो रही थी। रॉकी ने ये जानबूझकर किया था ताकि सनाया आगे आने वाले सिचुएशन से लड़ सके। शायद अब रॉकी को ज्यादा मेहनत करना पड़े सनाया को मनाने के लिए। ऐसे सबके सामने कौन भला किसी को गोद में बैठाता है? मुझे शर्म आ रही है। सनाया की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा रॉकी पे। रॉकी कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए रमन को देखने लगा। रमन तो बेसुध खड़ा बस रॉकी को हो देखे जा रहा था। तभी रॉकी सनाया से बोला, क्या तुम सोना चाहती हो? रॉकी ने जैसे ही ये कहा था तभी सनाया उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे कुछ समझ आता कि उस पहले ही सनाया रॉकी के ऊपर बेहोश हो गई थी। रॉकी उसे आराम से चेयर पे सुला दिया और एक एरोजेंट लुक के साथ खड़ा हो गया। अब फिर से रॉकी और रमन आमने सामने थे। रमन उसे कुछ बोलता उससे पहले ही रॉकी घड़ी की और देखने लगा और कहने लगा कि टिक टिक 1 टिक टिक 2। जिस एरोजेंसी और रोवाबदार तरीके से रॉकी खड़ा था और रमन को घूरते हुए बोल रहा था, एक पल तो रमन के अंदर भी डर हावी हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बेड से मारने आगे बढ़ा ही था कि तभी रॉकी बोला, टिक टिक 3 टाइम अप। अब तुम्हारे हिसाबों का हिसाब किताब करने का वक्त स्टार हो गया। रॉकी इतना ही बोला था कि तभी एक गाड़ी ही हॉर्न सुनाई दी। रॉकी मुस्कुराने लगा, लेकिन रमन के रोए खड़े होने लगे, क्योंकि उसने हॉर्न से ही अंदाजा लगा लिया था कि गाड़ी कौन सी है। वो गाड़ी थी रोज रॉयल अमेरिकन एडिशन, जिसकी जितनी कीमत है उतनी कमाई रमन का बाप एक 5 महीने लग जाते हैं। रमन के हाथ वही रुक गए थे और वो भी गेट की तरह देखने लगा। उसके गार्ड की हालत कुछ चंदन के पेड़ पे लटके सांप के जैसे था जो शीतल की खोज में मरने चले आए थे। रमन की नजर इस तरह गई तो उसे एक एक कर गाड़ियां आती हुई नजर आने लगी। गाड़ियां अंदर आती जाती और रॉकी और रमन के साथ सबको आगे से घेरा बनाती जाती। तभी रमन की नजर उसी रोज रॉयल के बोनट पे पड़ी जिसपे लिखा था बॉस। थोड़ी ही देर में गाड़ियों के घेरे के अंदर सब कोई था। सारी गाड़ियां एक सकल बनाकर रुक गई। सकल कुछ ऐसा था कि बाहर का कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। तभी गाड़ी से एक शख्स निकला और रॉकी के पास आकर खड़ा होगा। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, जिसे सुन रॉकी मुस्कुरा दिया। इतना लेट? आपने तो बोला था मैं जैसे अपना कोड मैसेज करूं तो आप जल्द ही आ जाएंगे, झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए रॉकी बोला था और उन्हें गले से लगा लिया। ये और कोई नहीं बल्कि समर थे, जिनकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ रॉकी का हिफाजत करना है। माफ करना रॉकी बाबा, आपके डैड ने मुझे फंसा रखा था, नहीं तो मैं कब का आ गया होता, समर मुस्कुराते हुए बोले और रॉकी का पीठ थपथाने लगे। तभी उन्हें चेयर पे बेहोश पड़ी सनाया दिख गई। समर तो एक पल उसकी खूबसूरती में ही खोए रहे, लेकिन अगले ही पल उन्हें खुशी होने लगी और वह खुश होते हुए रॉकी को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो कि क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सही है भी या नहीं। रॉकी ने मुस्कुराकर अपना गर्दन हिला दिया। तभी समर में इशारा किया। उनका ईसरा पाते ही गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स निकलने लगा। सबके कपड़े काले थे और सब पे एक ही लोगो था जिसपे लिखा था बॉस। रॉकी रमन को गुस्से में देखते लगा और गुस्से में बोला, मैं चाहता हूं कि इससे तब तक पिता जाए जब तक कि इसकी चीख निकलती रहे। समर आज्ञाकारी की तरह सरहा हिला दिया और साथ आए बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दिया। गार्ड्स ऑर्डर पाते ही उसे कुत्ते की तरह मारने लगे और तब तक उसे मारा जब तक कि वह बेहोश ना हो गया। जब उसे थोड़ा थोड़ा होश था तभी रॉकी नीचे घुटनों के बल बैठा और उसके कान के पास जाकर बोला, अरे यार तुम्हें बताना तो भूल ही गया, मेरा पूरा नाम है राघव सिंघानिया, सन ऑफ राम सिंघानिया। इतना बोलकर उसे छोड़ दिया और उसके बॉडीगार्ड्स को बोला, ले जाओ इसे यहाँ से और इसके बाप को बोल देना कि रॉकी ने इसे मारा है। गार्ड्स जल्दी से आए और रमन को उठाने लगे। इधर रॉकी भी सनाया को गोद में उठा लिया। जैसे ही रॉकी ने उसे गोद में उठाया तो सनाया किसी प्यारे से बच्चे की तरह उसके गोद में सिमटने लगी। रॉकी उसे ऐसा करता देख मुस्कुरा दिया।
जब रॉकी सुधीर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद जब समर रॉकी से मिले थे तब उन्होंने अपना एक ट्रिक सिखाया था रॉकी को, जो एक ही पल में किसी को भी बेहोश कर दे। आज वही ट्रिक रॉकी ने जानबूझकर सनाया पे आजमाया ताकि वह कुछ जान ना सके। इधर कब से खड़ा कोई यह सब दृश्य होता देख रहा था, और वह और कोई नहीं बल्कि सनाया का भाई था अभिजीत। उसने मन ही मन सोचा, इन दोनों पे नजर रखनी होगी। अभी तक अभिजीत कुछ जान नहीं पाया था, क्योंकि रॉकी के बॉडीगार्ड्स ने गाड़ियों का शकल बना रखा था जिससे चाहकर भी अभिजीत देख नहीं पाया था। लेकिन उसे अब शक था रॉकी और रमन पे। एक एक कर गाड़ियां उसके सामने से ही निकलती गई और वह देखता ही रह गया। जब उसने सामने देखा तो कोई नहीं था, ना ही रमन, ना ही रॉकी और ना ही उसकी बहन सनाया। CH-39 फास्ट किस और राम को रॉकी के बारे में पता चलना। अब आगे कुछ घंटे बाद सनाया बेहोश थी, तभी उसकी आंख एक झटके में खुल जाती है और वह उठ बैठी है। रॉकी उसके पास ही बैठा था। जब रॉकी उसे डरते हुए महसूस किया तो उसके पास आ गया। तुम ठीक तो हो सनाया? रॉकी उसके चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए बोला और बड़े ही प्यार से उसके खुद में समेट लिया। सनाया भी उसके स्पर्श से अछूत नहीं रह पाए और रोते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। फिर रॉकी उसे धीरे से अलग करते हुए बोला, भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। रॉकी उसके हथेलियों को अपने हाथों से रब करते हुए बोला। सनाया थोड़ी देर वैसे ही रही। फिर उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटे में हुए सारे दृश्य याद आने लगा। तभी जैसे ही उसे सब याद आया तो वह रॉकी को गुस्से में देखते हुए बोली, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रॉकी उसे पकड़ा और खुद के करीब कर लिया, इतना कि दोनों की दूरी में कुछ इंच का फासला था। रॉकी उसके उड़ रहे लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, पर वो क्यों नहीं करनी मुझसे बात? रॉकी उसके आंखों में देखते हुए बोला। सनाया शर्मा गई थी रॉकी के ऐसे देखने से। उसके अंदर कुछ गुदगुदी सा होने लगा था रॉकी के ऐसे करने से। क्योंकि तुम पागल हो, किसने बोला था मुझे गोद में बैठाने के लिए? सनाया उसे गुस्से में घूरते जा रही थी और बोल भी रही थी। उसे अभी यह सोच सोच कर इम्बरेश फील करने लगती थी। रॉकी अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ा और उसे करीब करते हुए बोला, मैं पागल तो हूं और पागल कुछ भी कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद रॉकी सनाया को किस करने लगा। सनाया तो जड़ हो गई थी रॉकी के ऐसे बिहेवियर से। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। रॉकी उसे किस करने में बिजी था, इतना कि भूकंप भी आ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन सनाया अब तक संभल नहीं पाई थी। रॉकी के सीने पे मुके बरसाने लगी, लेकिन रॉकी था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब रॉकी को फील हुआ कि सनाया की सांसें उखड़ने लगी हैं तो उसे धीरे से छोड़ दिया और सनाया के आंखों में एक तक देखने लगा। सनाया अपनी सांसों को काबू करने में बिजी थी। थोड़ी देर के लंबी लंबी सांसें लेने और छोड़ने के बाद जब उसकी जान में जान आई तब वह जोर से रॉकी के सीने पे एक मुक मार देती है और उसे घूरकर देखने लगी। क्या हुआ? मेरा किस अच्छा नहीं है या मुझे करने नहीं आता है? क्या मैं फिर से करूं? इतना बोलने के बाद रॉकी फिर से सनाया के होठों को ललचाई नजरों से देखने लगा। रॉकी जिस तरह उसे परेशान कर रहा था, सनाया तो बस अपनी नजरें चुराने में लगी थी। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की नजरें मिले और उसे इम्बरेश की वजह से डूब जाने का मन करे। सनाया रॉकी को बिना देखे ही बोलती है, मेरा पहला किस था और तुमने उसे झूठा कर दिया। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट किस किसी ने मुझसे ले लिया है। सनाया अपने कपड़े के एक कोन को अपनी उंगलियों से गोल गोल घुमा रही थी। गाल शर्म से लाल थे। धड़कनों की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कैसे अपना चेहरा दिखा दे? उसे पता था अगर रॉकी देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। हाँ तो मेरे लिए ही था ना तुम्हारा पहला किस? रॉकी चिढ़ते हुए बोला। रॉकी ने जैसे ही कहा तो सनाया मुड़ी और कुछ बोलती उससे पहले ही रॉकी ने एक छोटा किस जल्दी से उसके होठों पे किया और हंसते हुए बोला, ये दूसरा। सनाया हाथों से अपने होठों को साफ करते हुए गुस्से में बोली, किस के बदले बड़ा वाला किस? इतना बोलने के बाद सनाया ने रॉकी को बेड पे पटक दिया और उसके सीने पे बैठ गई। रॉकी उसे ही देखे जा रहा था और अब उसे सनाया को देख के डर लग रहा था, क्योंकि सनाया उसे देख के मुस्कुरा रही थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। रॉकी डरते हुए बोलने लगा, देखो ये गलत है, अगर तुम मेरा रेप करोगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लोग क्या बोलेंगे कि एक लड़की ने लड़के का रेप कर दिया। रॉकी के ऐसे बेहुदे बातों को सुनकर सनाया चिढ़ गई थी और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर करीब कर लेती है। इतना करीब कि सनाया के सिर्फ सुर्ख लाल होठ ही दिखाई दे रहे थे। क्यों? अब पता चला, जब अचानक से किसी के करीब आते हैं तो कैसा लगता है। सनाया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तभी रॉकी उसे पकड़ा और उसे बेड पे पटकते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। सनाया उसके आंखों में देखते हुए बोली, तू त छोटे उम्र करने क्या वाले हो? इस वक्त सनाया रॉकी के नीचे थी और रॉकी उसके ऊपर। सनाया अपनी पलकें बार बार झपका रही थी और रॉकी से नजरें मिला नहीं पा रही थी। थोड़ा शर्म और थोड़ा रॉकी का उसके पास में होना। रॉकी उसके कान के पास जाकर धीमे आवाज में बोला, तुम कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मैं इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। सनाया को जब तक समझ में आता कि अभी अभी क्या हुआ, उतने में ही रॉकी के होठ सनाया के होठ से जा मिले थे। इस बार सनाया ने कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसे रोका। दोनों ऐसे ही किस में लगे रहे। सिंघानिया मेंश राम आराम से बैठे थे और उनके सामने ही उनका खबरी बैठा था जो हर रॉकी के हर एक पल की खबर देता है। राम कॉफी पीते हुए उसे बोलने को कहते हैं, बॉस रॉकी बाबा अभी समर सर के हाउस पे हैं और वो लड़की भी वही है उनके साथ। खबरी इतना ही बोला था कि तभी राम हिस्से में बोले,
जुबान संभालकर, वो कोई लड़की नहीं मेरी बहू है। राम का गुस्सा इतना तेज था कि वह डरते हुए जी जी करने लगा। दरअसल राम इस बात से गुस्सा नहीं थे कि उसने सनाया को किसी नाम से बुलाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि बड़े लोगों की एक नहीं उनके साथ कितनी लड़कियां होती हैं। और उसे ऐसा लगा कि शायद रॉकी उस लड़की के साथ खेल रहा है और फिर जब मन भर जाए तो उसे छोड़ देता। उसने सही ही तो सोचा था, बड़े लोग, पैसे वाले लोग ऐसे ही तो करते हैं और रॉकी भी बड़े घर का बेटा है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। यही बात थी कि राम उस पे गुस्सा हुए थे। राम गुस्सा होते हुए बोले, इस समर की तो मैं बिल्कुल मेरे सर पर चढ़ गया है। गड़ा इस बार उसे आउट ऑफ इंडिया भेज देता हूँ, कुछ दिन ऐसे ही बाहर की हवा खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, गधा। कॉफी का मग टेबल पे रखा और खड़ा हो गया। फिर मेन गेट से कार पार्किंग की तरफ चलते हुए बोलने लगे, इस बार तो तू गया समर, मेरी बहू को तू अपने घर ले गया और वो भी मुझसे पूछे बिना, और रॉकी तुम्हें 1 साल का बनवास दूंगा, 1 साल तक मिल नहीं पाओगे मेरी बहू से। इतने में कार इनके सामने आकर रुकी। जैसे ही गेट खुला तो अंदर बैठे और ड्राइवर को समर के घर जाने को बोला दिए। समर का घर, रॉकी लेटा हुआ था और सनाया उसके सीने पे सर रखकर लेटी हुई थी। तभी सनाया उसे बोली, रॉकी। रॉकी उसके सर को सहलाते हुए एक शब्द में जवाब दिया, हम। तभी सनाया आगे बोली, उस लड़के का क्या हुआ। रॉकी समझ पा रहा था कि सनाया किसके बारे में पूछ रही है। वह रमन के बारे में जानना चाहती थी कि उसका क्या हुआ, क्योंकि एन वक्त पे सनाया तो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब जब उसे याद आने लगा तो अब उससे पूछने लगी थी। इधर रॉकी के दोस्त थक हार कर हॉस्टल घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो वही सनाया की सहेलियां घर जा चुकी थी, क्योंकि सनाया ने उठते ही उन्हें कॉल कर बता दिया था वो ठीक है। समर सोफे पर बैठे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। CH40 अब बस कर ये नाटक। अब समर बैठा ही था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वह जैसे ही सामने देखा तो झट से उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई सिपाही अपने कर्नल को देखकर खड़ा हो जाता है। समर हकलाने लगा और हकलाते हुए बोला, बॉस आप यहाँ। राम उसके सामने सामने खड़े होते हुए बोले, क्यों गधे, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। तभी रमन बोला, नहीं नहीं बॉस, मैं ऐसा कब कहा। रमन इतना बोल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने भी लगा कि अब तो लग गई बेटा, बॉस कच्चा चबा जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि रॉकी बाबा यहाँ है। उनका तो नहीं जानता, लेकिन मुझे बाप रे में सोच नहीं पा रहा, कहीं जान से ना मार दे। सही सोचा है तूने मेढक, जान से मार दूंगा, राम बोले और उसने देखने लगे जैसे उन्हें पहले ही पता चल गया ही कि समर क्या सोचे रहा है उनके बारे में। तभी समर बोला, पर मैंने क्या किया है। समर डरते डरते बोला था और भी इधर उधर देखने लगा। राम उसे गुस्से में घूर रहे थे। राम जब बिजनेस के टाइम वर्क कर रहे होते हैं तो उनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है, और जब फैमिली मैटर में आते हैं तो खुद को स्वीट रखते हैं। और समर भी उनका अपना ही था। जब उनके साथ कोई नहीं था तब समर ही था जिसने हर वक्त उनकी चिंता किया करता था। उनकी हेल्थ से लेकर खाने तक का ख्याल और ध्यान वह खुद रखता था। अगर एक बूंद भी खाने में नमक या तेल ज्यादा हो जाए तो उसी वक्त भड़क उठता था घर के सैफ पे। अब बस कर ये नाटक और ये बता रॉकी कहाँ है, राम उसके आंखों में देखते हुए बोले थे। और भीड़ उससे घूरने लगे ताकि वह जवाब जल्दी से दे दे। समर के माथे से पसीने आने लगे, क्योंकि रॉकी ने साफ साफ कहा था कि डैड को ना बताने के लिए। रॉकी ने खुद की और सनाया की सिचुएशन उनके सामने पहले ही रख दिया था, कि कैसे वह सनाया से मिला था और उसे रॉकी के सच्चाई के बारे में पता नहीं है। जब समर खुद में खोया था तभी राम खिसियाते हुए बोले, तू बोलेगा भी या मैं खुद जाकर देख लूं। नहीं बॉस, समर जल्दी से बोल पड़ा। उसके ऐसा करने से अब राम को यकीन हो गया था कि खबरी ने जो भी कहा था सच था। राम शांत होकर बोले, तो सीधे सीधे पूछता हूँ, रॉकी यही है ना। समर ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी राम आगे बोले, और मेरी बहू। राम सीधे सीधे जिस तरह से समर से पूछ बैठे थे, समर तो उन्हें देखता ही रह गया था। तभी राम उसे डांटते हुए, घूर क्या रहा है, मेरे बात का जवाब दे क्यूकली। फास्ट फास्ट। राम एक टक समर को ही देख रहे थे। इधर समर खुद में बेचैन हुए जा रहा था, क्या करे कैसे कहे। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसे याद आया कि बॉस ने सनाया को नाम से नहीं बल्कि बहू बोलकर संबोधित किया था। वह उनके चेहरे को देखने लगा, जैसे सोच रहा था कि क्या ये सच में राम सिंघानिया है। राम उसको घूरते हुए बोले, मुझे मेरी बहू से मिलना अभी और इसी वक्त। तू खुद बुलाएगा या मैं खुद जाऊं। राम एक वाक्य में जोर देते हुए बोले थे कि तभी समर बोला, लेकिन बॉस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और फिर समर ने उन्हें वो सब बता दिया जो और जीतने रॉकी ने उसे बताया था। राम तो बस उसके बातों को ही सुन रहे थे। और जब समर शांत हुआ तभी राम सोफे पे बैठे और मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देख समर बोला, अब आपको क्या हुआ बॉस। तभी राम उसे शांत स्वर में जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कितनी भोली है। तुम्हारे बातों से मुझे मेरी बीवी की याद आने लगी, वो भी ऐसी ही है। उसे पैसे से कोई मतलब नहीं था। इतने में किचन से सेफ ने कॉफी ले आया था और टेबल पे रख दिया था। राम कॉफी उठाकर चुस्की के साथ पीने लगे। तभी रॉकी और समय सनाया हंसते हुए बातें करते करते बाहर आने लगे। अब तक रॉकी की नजर राम पे नहीं गया था, लेकिन जैसे उसने अपने सर को घुमाया और सामने देखा तो उसकी सांसें रुक गई। उतने में राम ने भी रॉकी को नोटिस कर लिया था। रॉकी डरता हुआ वहीं से घूम गया और फिर से कमरे में जाने लगा।
सनाया उसे ऐसा करता देख चौंक गई। इन्हें अब क्या हुआ? क्या किसी सांप ने काट लिया है कि फन घुमाए पूछे भाग रहे हैं? तभी एक तेज और रुबाबदार आवाज आया। स्टॉप, वही रुक जाओ। ये राम थे। जब रॉकी को भागता देखा तो बोले थे, भाग के जाएगा कहा? बेटा तेरा बाप हूँ, तेरी पल पल की खबर रहती है मुझे। राम मन ही मन सोच रहे थे। रॉकी डरते हुए रुक गया था और घूम गया। तभी राम सोफे से उठे और चलते हुए रॉकी के सामने आ गए। सनाया उन दोनों को ही देख रही थी। राम उसे देखते हुए बोले, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले तो मैं अपनी। इससे आगे राम बोल नहीं पाए। अब बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन उन्हें अभी थोड़ा सब्र करना था। फिर भी उन्होंने एक नजर सनाया पे टिका ही दिए। उन्होंने मन ही मन बोला, शाबाश बेटे, तेरी चॉइस अच्छी है। बिल्कुल मेरी तरह उन्हें खुद पे गर्व होने लगा कि कम से कम यह मुझसे मिलता है, ना कि मेरी बीवी से। व्हाट इज योर नेम? राम सनाया को देखते हुए बोले। राम पहले से ही जानते थे लेकिन वो क्या है, इंडियन कल्चर तो टेस्ट लेना तो बनता है। उतने बड़े खानदान की होने वाली बहू जो थी, और सनाया इस सब से अनजान थी कि उसके सामने खड़ा आदमी कौन है। राम सिंघानिया, जो अकेले देश की जीडीपी हिला सकता है, एक रात में सरकार गिरा सकता है, और अंडरवर्ल्ड का बादशाह जिसे गुमनाम दुनिया में बॉस के नाम से जानते हैं। लेकिन अब वही टैग रॉकी संभालने वाला था, और इसकी चर्चा अभी से होनी शुरू भी हो गया था। और इसका जीता जागता उदाहरण तो खुद सनाया का भाई था अभिजीत राज, जिसपे बॉस को पकड़ने का जिम्मा सीबीआई ने सौंपा था। इधर सनाया सोच रही थी कि सामने खड़ा आदमी कौन है, और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है। रॉकी तो सिर नीचे किए खड़ा था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। बाप के सामने लड़की के साथ पकड़े जाओ तो क्या होता है? लड़का शांत खड़ा होता है और पिताजी बेटे को खड़ी खोटी सुना रहे होते हैं। सनाया ने ज्यादा सोचा नहीं और एक शब्द में उत्तर दे दिया, सनाया गिल। इतना बोलने के बाद वह राम को देखने लगी। जैसे ही उसने देखा तो राम उसे ही देख रहे थे। राम ने जल्दी से समर को बुलाया। समर समझ गए थे कि राम ने उन्हें क्यों बुलाया है। समर राम के पास आए और उन्हें एक लिफाफा दे दिया, जिसके अंदर सिर्फ पैसे ही पैसे थे। राम उस लिफाफे को देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए। सनाया लिफाफे को लेने से हिचकने लगी, क्योंकि कुछ देर पहले समर ने भी यही किया था, नोट से भरा लिफाया दिया था। इस बार सनाया को कुछ शक हुआ तो वह रॉकी को देखने लगी, जो किसी बच्चे को तरह मुंह लटकाए खड़ा था। जब सनाया ने खुद उस लिफाफे को नहीं लिया तो राम को घूरने लगे। रॉकी का तो जान ही हलक में आ गया था। जल्दी से उसने सनाया से बोला, ले लो इसे भी। सनाया ने कोई सवाल नहीं किया और लिफाफे को ले लिया। उसके लिफाफा लेते ही राम समर को देखने लगे। समर समझ गया और बोला, बॉस गाड़ी तैयार है। फिर राम बिना कुछ बोले ही चले गए। ताबीर रॉकी का मोबाइल बजा। उसने निकाला और देखा तो उसके डैड का मैसेज था, इस बार के लिए माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोई माफी नहीं मिलेगी। और फिर आगे लाफिंग इमोजी के साथ लिखा था, मैं तुम्हारी मॉम को सब बता दूंगा। इतना पढ़ते ही रॉकी के मुंह से चीख निकल गया। ही ना ही मॉम मार डालेंगी मुझे। सनाया उसे होश में लाते हुए बोली, क्या हुआ, कौन मार डालेगा? सनाया के ऐसे होश में लाने से वह डर गया। फिर पहले लंबी लंबी सांसें लिया और खुद ही सोचने लगा कि डैड को क्या हो गया। ना ही कुछ बोले और ना ही कुछ किया, और फिर मैसेज में धमकी दे रहे हैं कि मॉम को सब बता देंगे। और फिर मुस्कुराते हुए सनाया को देखने लगा। कुछ नहीं चले, रॉकी बोला और सनाया का हाथ पकड़कर बाहर चला गया। दोनों टैक्सी में बैठे और सनाया के घर की वार ऑनकमिंग टैक्सी चल पड़ी। तभी सनाया को कुछ याद और उसमें राम और समर से मिले लिफाफे को खोलने लगी। लिफाफे से जब पैसे निकले तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जब सनाया ने टोटल पैसे गने तो पूरे 4 लाख थे। वह हक्की बक्की सी रह गई और रॉकी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, ये तो 4 लाख है, इतने रुपए कौन देता और क्यों? वह रॉकी को सावलिया नजरों से देखने लगी, जैसे रॉकी अभी ही उसके सवालों का जवाब दे देगा। जब रॉकी को सनाया की घूरती नजरें फिल हुआ तो वह अपना जान छुड़ाते हुए बोला, वो पैसे तुम्हें मिले हैं तो तुम जानो, उसमें मैं क्या कर सकता है? रॉकी के अटपटे जवाब से सनाया चिढ़ गई। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने रुपए क्यों उसे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन उसे कौन बताए, ये तो कुछ नहीं। अभी तो बस ये पैसे का लिफाफा था, तब क्या होगा जब सुमित्रा जी पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोड नेम बॉस की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।